रूस ने यूक्रेन के सामने पहली बार जब बातचीत का प्रस्ताव रखा तो कुछ शर्तें रखी, यूक्रेन को मंजूर नहीं था। दूसरी बार जब बातचीत का प्रस्ताव रखा तो कुछ शर्तों को हल्का कर दिया, यूक्रेन को फिर भी मंजूर नहीं था। आखिरकार बॉर्डर पर बातचीत को लेकर तैयार हुआ। पर सवाल यह है कि जो यूक्रेन सैन्य क्षमता के मामले में दुनिया के 22वें पायदान पर आता है, वो कैसे विश्व की दूसरी महाशक्ति का मुकाबला कर रहा है? मारक हथियारों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के भीतर यह साहस आया है उन्नत तकनीक के हथियारों से, जो उसे अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से मिल रहे हैं। रूस का वार जबरदस्त था, लेकिन यूक्रेन का पलटवार बता रहा है कि युद्ध आसान नहीं। जिसको दुनिया ने कम तौला, जिसको बड़े बड़े देशों ने छोटा समझा, वो छोटा होकर भी गंभीर वार कर रहा है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो माना जा रहा था कि रूस का पलड़ा इस युद्ध में इतना भारी होगा कि यूक्रेन बहुत जल्दी आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन युद्ध के मैदान में डटे यूक्रेन की रणनीति बता रही है कि वो आत्मसमर्पण नहीं, लड़ते रहने का प्रण लेकर आगे बढ़ रहा है। रण के लिए चाहिए हिम्मत, जो यूक्रेन ने पहले ही दिखा दी। चाहिए हथियार, जो ज़ेलेंस्की ने दुनिया से मांगे और अब उन्हें मिल भी रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि रूस को उत्तरी हिस्से में जितने कड़े विरोध की उम्मीद थी, यूक्रेन उससे कहीं ज्यादा आक्रामक है। रूस ने 1.5 लाख से ज्यादा फौजी यूक्रेन में लगा रखे हैं। इनमें से करीब आधे फौजी यूक्रेन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बाकी करीब 75,000 फौजी अभी भी यूक्रेन बॉर्डर पर हैं। यूक्रेन के एयर स्पेस में रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। अमेरिका और नेटो सैन्य संगठन यूक्रेन को लगातार सुरक्षा उपकरण और हथियार मुहैया करा रहे हैं। इनमें अहम है सरफेस टू एयर मिसाइल, जेवलिन्स और स्टिंगर। जेवलिन मिसाइल युद्ध का पासा पलटने वाला हथियार है। 2 से 3 लोगों की टीम इस मिसाइल को कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा सकती है और कंधे पर रखकर टारगेट पर अचूक वार भी करती है। ये फायर एंड फॉरगेट वेपन सिस्टम, इन्हीं पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल की बदौलत यूक्रेन ने रूस के कई हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। जेवलिन्स मिसाइल का इस्तेमाल ब्रिटेन की सेना करती है। ब्रिटेन भी नेटो सैन्य संगठन का हिस्सा है और नेटो सैन्य संगठन से ही यूक्रेन को जेवलिन्स मिसाइल की सप्लाई जारी है। शक्तिशाली रूस के सामने कड़ी चुनौती पेश करने वाला दूसरा हथियार है स्टिंगर मिसाइल। ये है घातक मिसाइल स्टिंगर। अमेरिकी सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल करती है। इसे भी कंधे पर रखकर जेवलिन्स की तरह फायर किया जाता है। टोही विमानों, कम ऊंचाई पर उड़ते युद्ध विमान और हेलीकॉप्टरों पर यह मिसाइल अचूक निशाना लगाती है। रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन को ये मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है। स्टिंगर मिसाइल बेसिकली ये भी गोरिल्ला वॉरफेयर का ही एक हिस्सा है और इसकी रेंज जो है वो 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो जहाज होते हैं उनको मार गिराने का काम आती है। लेकिन उसका बहुत आसान है उसको आराम से बच पाना। जैसे 1.5 किलोमीटर उसकी हाइट तक वो टारगेट
कर सकता है। अगर हम 2.1 किलोमीटर उड़ाएं तो हमें वो किस प्रकार से नहीं चोट पहुंचाएगी। अब वो किसके खिलाफ यूज होगी? जो जहां लैंड करने आ रहे हैं, जो टारगेट पर जो डिसेंड कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल टुकड़ियां हैं, जो भी लड़ने वाले हैं, वो सैनिक भी हो सकते हैं, उनके हाथ में अगर मिसाइल दे दी जाए और वो ऊंचाइयों पे हैं, तो कोई भी जहाज अगर आ रहा है उस तरफ, देखिए किसी भी जहाज को अटैक करने के लिए उसको डिसेंड करना ही होता है। जब वो डिसेंड कर रहा होता है उस परिस्थिति में स्ट्रिंगर मिसाइल का प्रयोग करके उससे गिराया जा सकता है। यूक्रेन को जमीन के रास्ते से अमेरिका और नेटो संगठन हथियारों की सप्लाई पहुंचा रहे हैं। पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के रास्ते यूक्रेन की सेना को हथियार भेजे जा रहे हैं, यानी बिना रोक टोक सीधे युद्ध के मैदान तक हथियारों की सप्लाई। वहीं रूस की कीव तक सप्लाई लाइन बाधित है। वहीं रूस को कीव तक हथियार पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि खार्किव में यूक्रेनी सेना ने उसे कड़ी चुनौती दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को ही यूक्रेन को $350 मिलियन के हथियार देने की मंजूरी दी है। हम यूक्रेन को लगातार सहयोग करते रहेंगे ताकि वो खुद की आत्मरक्षा कर सके। यूक्रेन में हालात पिछले कुछ दिनों से अलग हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे उन्हें सहयोग देने के लिए। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र विवादास्पद है, पर रूस को इस पर श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हम यूक्रेन की सहायता करते रहेंगे। इसके अलावा नेटो संगठन के कई देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेनी सेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स को एंटी आर्मर, बॉडी आर्मर, छोटे हथियारों की सप्लाई कर रहा है। फ्रांस ने यूक्रेन को रक्षा उपकरणों के साथ साथ ईंधन देने का ऐलान किया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज ने कीव सीधे हथियारों की सप्लाई करने का ऐलान किया है। जर्मनी ने एस्टोनिया को भी होवित्जर तोप कीव पहुंचाने की इजाजत दे दी है। बेल्जियम और नीदरलैंड्स भी यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। बड़ा आसान है हथियार देना। अगर आपको हथियार चलाना ना आए, हथियार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं आए, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो आपके लिए वो व्यर्थ होगा। और निश्चित रूप से ये आवश्यक है कि जो भी हथियार उन्हें मिले, उनके सैनिक, यूक्रेन के सैनिक उनको चलाना जानते हो और उनका रख रखाव कर सकें। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन हथियारों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। कहा जाता है ना कि मैन बिहाइंड मशीन इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ मशीन तो आपके लिए बहुत अच्छी दे दी, और व्हाट अबाउट मैन? तो जो उसके सैनिक हैं जो उसका इस्तेमाल करेंगे, क्या वो सक्षम हैं? क्या वो भरपूर उसका फायदा उठा पाएंगे? ये एक प्रश्न है। नेटो सेना भले ही युद्ध में सीधे नहीं उतरी हो, लेकिन उसकी तकनीक यूक्रेन के हाथों में पहुंच रही है, और रूस ने इस जंग को जितना आसान सोचा था, ये उतनी आसान होने वाली नहीं है।